जी हाँ गाइज, एक महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन आ गया है जब हम शिबुया आर्क को एनिमेशन के रूप में देखने वाले हैं। तो मेरे जैसे जो शरीफ लोग हैं जो मांगा रीड नहीं करते हैं और सिर्फ एनिमे देखकर ही खुश रहते हैं, उनके लिए शिबुया आर्क एक बहुत बड़ी चीज बन चुका है। क्योंकि जो लोग मांगा रीड करते हैं उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशंस को आसमान में नहीं बल्कि आसमान के भी आगे यूनिवर्स में पहुंचा दिया है। लप्पू आंटी के बाद अगर कोई चीज इस साल चर्चा में रही है तो वो है शिबुया आर्क, और इसके 2 एपिसोड भी आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं 2 एपिसोड्स का एक ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या सच में ये वर्थ वॉचिंग है या लप्पू सा शिबुया ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं यूजी, मेगुमी और नोबारा को, जो कि ऐसे ही अपनी नॉर्मल बातें करते हुए कहीं जा रहे होते हैं, जिसमें यूजी इन्हें किसी अर्थवॉर्म मैन 4 नाम की मूवी देखने के लिए कहता है, पर वह दोनों मना कर देते हैं और यूजी अकेले ही मूवी देखने के लिए चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मेई और टोडो 5 सोर्सर्स का नाम रिकमेंड करते हैं प्रिंसिपल को प्रमोट करने के लिए, जिसमें आते हैं यूजी, नोबारा, मेगुमी, पांडा एंड माकी। जहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें फर्स्ट ग्रेड सोर्सर्स बनने के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वह प्रमोट हो पाएंगे। इसके बाद अगले सीन में एंट्री होती है इस लड़की की जिसका नाम है यूको, और ये बताती है कि इसने इतादोरी के साथ ही अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया था, और वह एक पिक्चर दिखाती है जिसमें वो और इतादोरी साथ में खड़े होते हैं, और वो उस शेप से इस शेप में आ जाती है, और वो भी सिर्फ 6 महीनों के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि पक्का दीदी ने कोई सप्लीमेंट्स का यूज किया होगा, क्योंकि 6 महीनों के अंदर फराह खान से कटरीना बन जाना ये किसी भी एंगल से नेचुरल नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर आगे हमें पता चलता है कि ये इतादोरी को पसंद करती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, और इस सीन को मापा वालों ने बहुत ही अच्छी कॉमेडी टाइम के साथ एनिमेट किया है, जिसको देखने के बाद आपका तो मुझे पता नहीं पर मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आई। इस सीन के खत्म होने के बाद अब हमें थोड़ी सीरियस बातें भी जानने को मिलती हैं, जहां हम देखते हैं कि गोजो उताहिमा को बताता है कि जुजुत्सु सोर्सर्स में कोई इम्पोस्टर है जो कि इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है, और हमें यह भी बताया गया है कि इम्पोस्टर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा है, और जिस सोर्सर पर उन्हें शक है उसका नाम है मेकामारू। और हम ये देखते हैं कि उनका शक सही भी निकलता है, और हमें पता चलता है कि मेकामारू ने डील करी हुई होती है गेतो और माहितो से कि वह जुजुत्सु सोर्सर्स की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें लाकर देगा, और एक्सचेंज में माहितो अपने आइडल ट्रांसफिगरेशन की हेल्प से मेकामारू की बॉडी को फिर से नॉर्मल कर देगा। पर यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि माहितो उसको नॉर्मल तो कर देता है, पर फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, और मेकामारू पता नहीं कहाँ से एक बड़े से रोबोट को समन कर लेता है और माहितो से फाइट करने लगता है, और इस फाइट में जीत हासिल करने के लिए किसी भी तरह गोजो से कांटेक्ट करने के बारे में वह सोचता है, ताकि वह गोजो को शिबुया प्लान के बारे में बताकर खुद को गोजो की हेल्प से प्रोटेक्ट कर सके। और ऐसे ही करते करते हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है माहितो एंड मेकामारू की फाइट से, जिसमें गेतो रेफरी की भूमिका निभा रहा होता है। एपिसोड की बात करें तो आधे से ज्यादा एपिसोड में हमें सिर्फ इनकी फाइट दिखाई जाती है। अगर मैं ऑनेस्टली अपना रिव्यू दूं तो मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी फाइट, मतलब पता नहीं, पर मैं इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाया इस फाइट से। पर एक इंपॉर्टेंट बात हमें इस फाइट से जानने को मिली, वो ये है कि बीस्ट बॉय ही माहितो है। जो लोग बीस्ट बॉय को नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि कार्टून नेटवर्क पर एक शो आता था जिसका नाम था टीन टाइटंस गो, जिसमें एक कैरेक्टर होता था हरे रंग का जिसका नाम होता है बीस्ट बॉय, जो कि किसी भी जानवर का रूप ले सकता है, और ऐसी कुछ पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हम माहितो को भी देखते हैं, जो कभी मछली बन जाता है, कभी बंदर, तो कभी चमगादड़ भी बन जाता है। जोक्स पार्ट, पर मुझे इस फाइट में जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी है वो है माहितो का डोमेन एक्सपेंशन, एंड लास्ट का वो हैंड वाला सीन बहुत ज्यादा कूल लगता है देखने में। बाकी फाइट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया, बट एंड ऑफ द डे माहितो मेकामारू को हरा देता है। उसके बाद अगले सीन में हमें वो जगह दिखाई जाती है जिसके अराउंड ये सारा सीजन चलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मैं बात कर रहा हूँ गोकुल धाम सोसाइटी के बारे में। जस्ट जोकिंग, हमें शिबुया दिखाया जाता है, और सीधा हमें 31 अक्टूबर हेलोविन की रात दिखाई जाती है जिसके बारे में गेतो और माहितो बात कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अब द रियल शिबुया इंसिडेंट बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। सीरीज में दिखाया गया है कि हेलोविन बनाने के लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, और सभी लोग अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं। तभी एक वेल वहाँ पर बन जाता है और सभी लोगों को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसमें नॉन सोर्सर्स अंदर तो जा सकते हैं पर वापिस बाहर नहीं निकल पाते हैं, और जितने भी कर्स यूजर्स और सोर्सर्स हैं वो कभी भी वेल में आ जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। इसके अलावा वेल के अंदर जाते ही सिग्नल भी लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी वेल के अंदर से बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। उसके बाद हमें अलग अलग सोर्सर्स को दिखाया जाता है जिनसे कहा गया है कि उन्हें अभी वेल के बाहर ही इंतजार करना है। इसके अलावा जितने भी नॉर्मल पीपल जो अंदर कैद है वेल में, उनमें कोई ये बात फैला देता है कि गोजो सतारो के आने के बाद ही वह वहां से निकल पाएंगे। तभी एपिसोड के एंड में एंट्री होती है गोजो सतारो की, जो कि वेल के अंदर एंटर हो जाता है। तो ये सब देखने के बाद तो यही लगता है कि ये सारी प्लानिंग सिर्फ
एक बंदे को मारने के लिए की गई है, जिसका नाम है गोजो सतारू। बाकी तो हम अजम्पशन लगा सकते हैं, पर जिन लोगों ने मांगा रीड कर ली है वह कृपया करके स्पॉयलर्स ना दें और लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। बाकी अगर एनिमेशन की बात करें तो मापा ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है एनिमेशन में, और बात करें कॉमेडी की तो उसमें तो ये सीरीज हमेशा से ही A1 रही है। रही बात म्यूजिक की तो उसकी भी लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ के काबिल काम भी हमें इस सीरीज में देखने को मिला है। बाकी तो अब थर्ड एपिसोड के आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कब वो आए और कब गोजो हमें एक्शन में देखने को मिले। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है इस सीरीज के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब हैं, तो जिस भी मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोज बनाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।